जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th बिहार बोर्ड इकोनॉमिक्स के पहले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। यह इस चैप्टर का तीसरा भाग है। बाकी दो भागों के वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां पर जा कर के आप बाकी दो भाग के वीडियो को देख सकते हैं कि उसमें हम लोगों ने किन बातों को पढ़ा है। आज जो हम लोग इस वीडियो को शुरू करने वाले हैं, इसमें हम लोग बिहार के पिछड़ेपन के कारण के बारे में पढ़ेंगे। इसके साथ ही साथ राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ पे जो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के जो सूचकांक और माप है उनके बारे में भी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम वीडियो को। सबसे पहले है आर्थिक विकास की माप एवं सूचकांक, यानी कि वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसके तहत आर्थिक विकास को मापा जाता है। तो सबसे पहले है राष्ट्रीय आय। तो हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रीय आय होता क्या है। तो किसी देश में किसी एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। यानी कि कोई भी देश में, जैसे हमारा भारत है, तो हमारे भारत में एक वर्ष में जितना भी उत्पादन होता है, सेवाएं हो या कोई वस्तु हो, इसका जितना भी उत्पादन हुआ है उन सभी उत्पादनों का जो मूल्य है उनको जोड़ करके जो मूल्य आता है उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। समान तौर पर जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश विकसित कहलाता है, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है वह देश अविकसित कहलाता है। इससे आर्थिक विकास का एक प्रमुख सूचक माना जाता है। तो यहाँ से एक सवाल भी बनता है, सवाल पूछा जाता है अक्सर कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक हो वह देश कहलाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उसे हम लोग विकसित देश कहते हैं, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होता है उसे हम लोग अविकसित देश कहते हैं। ये जो है अर्थव्यवस्था का जो आर्थिक विकास है उसको मापने का एक अच्छा सूचक इसको माना जाता है। उसके बाद दूसरा है जिससे हम लोग यहाँ पे आर्थिक विकास को मापते हैं, उसमें दूसरा है प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है उसी को हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं। यानी कि किसी देश में जितनी जनसंख्या है उसके द्वारा जो कमाया गया है, जो राष्ट्रीय आय इनकम हुआ है, उसमें उस राष्ट्रीय आय में देश के कुल जनसंख्या से भाग दे देंगे, और जो रुपया निकल के आएगा उसी को हम लोग प्रति व्यक्ति आय कहेंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लिया जाए कि कोई एक देश है, वहाँ पे 10 लोगों ने मिल करके 100 रुपये का अर्जन किया है, यानी कि 100 रुपये का इनकम हुआ है। राष्ट्रीय आय उस समय 100 रुपये है और टोटल वहाँ की जनसंख्या 10 थी। तो यहाँ पे अगर हम लोग प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो 10 रुपये हो जाएंगे, यानी कि एक व्यक्ति 10 रुपये कमाया है, ये प्रति व्यक्ति आय निकाला जाता है। लेकिन इसमें कुछ कमी है। प्रति व्यक्ति आय देश में रह रहे व्यक्तियों की औसत आय होती है। ये जो हम लोग 10 रुपये अभी निकाले वो एक औसत आय है। यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि 10 व्यक्तियों ने मिल करके 100 रुपया जमा तो किया है, लेकिन ये निश्चित नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति 10 रुपया ही कमाया होगा। इसमें कोई 10 रुपया भी कमाया होगा, कोई 5 रुपया भी कमाया होगा, कोई 20 रुपया भी कमाया होगा, कोई 50 भी कमाया होगा। तो ऐसे करके यहाँ पे उन सभी को मिला करके 100 होता है। यानी कि यहाँ पे हर किसी का आय जो है वो एक जैसा नहीं है, किसी का ज़्यादा और किसी का कम हो सकता है, लेकिन औसत रूप में हम लोग देखा है यहाँ पे तो सभी व्यक्तियों ने 10-10 रुपये का अर्जन किया है। इसीलिए प्रति व्यक्ति आय को देश में रह रहे व्यक्तियों का औसत आय माना जाता है। इससे हम प्रति व्यक्ति आय का करेक्ट मान नहीं निकाल सकते हैं, औसत निकाल सकते हैं। इसे आर्थिक विकास मापने का सबसे उचित सूचकांक भी माना जाता है। जो प्रति व्यक्ति आय है इससे आर्थिक विकास मापने का सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे अधिक है वह विकसित देश है, और वह देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष या इससे कम है उस देश को हम लोग विकासशील देश कहेंगे। ऐसा जो विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट है वो कहा है। यानी कि 2004 में विश्व बैंक के विश्व विकास रिपोर्ट निकाला गया, और उसके तहत ये रखा गया कि जो भी देश 2004 से पहले 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष एक व्यक्ति इनकम करता है, जैसे हमारे भारत में यदि 2004 के रिपोर्ट के अनुसार एक व्यक्ति एक वर्ष में 4,53,000 कमाता होगा,
जो कि औसत आय में निकालना है। अगर इतना कमाता है तो भारत को एक विकसित देश में रखा जाएगा। और जो देश 37,000 रुपये से भी कम के इनकम करता है, जहाँ पे यदि हमारे भारत में 37,000 रुपये से कम होगा तो इसको हम लोग विकासशील देश कहेंगे। यानी कि यहाँ के जो व्यक्ति हैं वो एक वर्ष में 37,000 रुपये का भी अर्जन अगर नहीं कर पा रहा है तो हम लोग इसे विकासशील देश के श्रेणी में रखेंगे। और अगर 4,53,000 तक का इनकम कर ले रहा है तब हम इसे विकासशील देश में रखेंगे। तो यहाँ पे देखा जाए कि 2004 में भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है औसत रूप में वो 28,000 रुपये प्रति वर्ष से निकल करके आया था। कम से कम होना कितना चाहिए था? 37,000। 37,000 से ऊपर है, 4,53,000 के बीच में है, इससे ऊपर कमा रहा है, 4,53,000 से अधिक कमा रहा है तब विकासशील होगा। और यदि 37,000 रुपये से भी कम कमा रहा है तो उसको हम लोग यहाँ पे विकासशील कहेंगे। और 4,53,000 से ऊपर कमा रहा है तो उसको हम लोग विकसित देश में रखेंगे। और भारत में कितना कमा रहा है? 28,000 रुपये। तो यहीं से हम लोग जान सकते हैं कि भारत विकसित देश है या विकासशील है। तो ये जो रिपोर्ट है 2004 में, उसके अनुसार हमारा भारत जो है वो एक विकासशील देश है, ना कि विकसित। विकसित होने के लिए हमारा प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 होना चाहिए था, लेकिन है कितना? 28,000। तो इसलिए इसको हम लोग विकासशील देश में मानते हैं, यानी भारत विकासशील देश के श्रेणी में आता है। 2002-03 में यहाँ पे जो प्रति व्यक्ति आय निकाला गया था भारत में, वहाँ पे कुछ राज्यों को दिया गया है, जिसमें कि पंजाब है। तो सबसे ज़्यादा पंजाब की है। पंजाब में 26,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय औसत में था। उसके बाद केरल में 22,800 रुपये था, जबकि हमारे बिहार में मात्र 5,700 रुपये ही प्रति व्यक्ति आय प्रति वर्ष के दर से निकला है। तो अगर इन तीनों राज्यों में बात करें तो इन तीनों राज्यों में पंजाब विकसित है, जबकि हमारा बिहार विकासशील में आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग देश में बात करें तो हमारा भारत देश जो है वो विकासशील है, विकसित में नहीं आएगा, क्योंकि विकसित होने के लिए हमारा इनकम 4,53,000 एक व्यक्ति का प्रति वर्ष होना चाहिए था, जो कि नहीं है। मानव विकास सूचकांक ये क्या होता है? यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई पहली मानव विकास रिपोर्ट में प्रस्तावित किया गया था। यानी कि यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र जो कार्यक्रम करता है, संयुक्त राष्ट्र संघ, उसने यहाँ पे महबूब हक नाम के एक व्यक्ति के निर्देशन में एक यहाँ पे रिपोर्ट तैयार किया था। उसी रिपोर्ट में मानव विकास सूचकांक को पहली बार रखा गया था। मानव विकास सूचकांक निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे एक फार्मूला है, उसी के तहत निकाल सकते हैं। मानव विकास सूचकांक को अंग्रेजी में हम लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग को मानव विकास सूचकांक निकालना हो तो उसके लिए कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, जैसे कि जीवन आशा सूचकांक, उसके बाद शिक्षा प्राप्ति सूचकांक और उसके बाद जीवन स्तर सूचकांक। यानी कि वहाँ के लोगों का जीवन जीने का स्तर कैसा है, शिक्षा कैसी है, वहाँ के जीवन जीने के लिए लोगों की आशाएं कैसी है। इन तीनों चीज़ों को जोड़ करके ही ये बताया जाता है कि वहाँ पे मानव का विकास हुआ है अथवा नहीं हुआ है। यानी कि यदि हमारे भारत में मानव विकास को निकालना हो तो उसके लिए हम लोग को ये देखना होगा कि यहाँ के लोगों का जीवन आशा कैसी है, यहाँ का शिक्षा कैसा है, जीवन जीने का स्तर कैसा है, यहाँ के स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। जब इन सभी चीज़ों में डेवलपमेंट देखा जाएगा तभी हम लोग यहाँ पे मानव विकास को भी डेवलप मानेंगे, मानव विकास को मानेंगे। यदि ऐसा नहीं है तो यहाँ पे मानव विकास को भी नहीं माना जाएगा। 2006 में 177 देश के लिए HDI की गणना की गई थी, यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की गणना की गई थी, जिसमें भारत 126वें स्थान पर था। तो यहीं से हम लोग समझ सकते हैं कि हमारा मानव विकास कितना डेवलपमेंट किया था। हम लोग 177 में 126वें स्तर पर थे 2006 में, ये हमारा स्थान है। जबकि हमारा जो पड़ोसी देश चीन है वो 81वें नंबर पर था। श्रीलंका जो कि बहुत छोटा सा देश है वो 93 नंबर पे था। वहीं पाकिस्तान 134 पे और बांग्लादेश 137वें स्थान पर था। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि एक छोटा सा देश जो श्रीलंका है वो भी हमारे से आगे था, मानव विकास के मामले में वो हमसे आगे था।
लिंग विकास सूचकांक के दरों में अगर देखें तब भारत में 2000 में 105वें स्थान पर था, जबकि 2004 में ये 96वें स्थान पर आ गया था। तो लिंग विकास के सूचकांक में अच्छा चीज़ देखने को मिला है, इसमें वृद्धि हुई है। हम लोग 105 स्थान से 105 स्थान से हम लोग 96वें स्थान पर आ गए हैं। लेकिन अगर हम लोग मानव विकास सूचकांक की बात करें तो ये हमारे लिए एक चिंता की विषय है, क्योंकि 177 देशों में हम 126वें स्थान पर थे 2006 के अनुसार। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, यूएनडीपी की मानव विकास की तर्ज पर योजना आयोग द्वारा तैयार की गई भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया गया था। जब यूएनडीपी निकाला गया था, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा जो मानव विकास सूचकांक निकाला गया था, उसी के तर्ज पर भारत में भी यहाँ पे मानव विकास रिपोर्ट का तैयार किया गया था। जिस तरह से वहाँ पे मानव विकास सूचकांक निकाला गया था, उसी तर्ज पे हम लोग राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट तैयार किए थे और ये जारी किया गया था। उस समय के जो प्रधानमंत्री थे हमारे देश के अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्हीं के शासनकाल में ये तैयार किया गया था और उन्हीं के द्वारा 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में इसे जारी भी किया गया था। इससे अक्सर सवाल भी पूछा जाता है कि जो प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट आया था उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो उसका जवाब हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी देंगे। उस समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। इस रिपोर्ट में विकास की दरें भिन्न भिन्न थी, यानी कि ये जो रिपोर्ट आया था इसमें विकास एक जैसे नहीं थी, अलग अलग थी। केरल का स्थान सबसे ऊपर था। इसमें जो मानव विकास रिपोर्ट निकाला गया था इसमें केरल सबसे ऊपर था। वहीं पे हम लोग अगर बिहार, मध्य प्रदेश, असम, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की बात करें तो इनका स्थान सबसे नीचे था और इन सभी राज्यों का शॉर्ट नाम को मिला करके इसे बीमारू राज्य भी कहा जाता है। इसे बीमारू राज्य की संज्ञा भी दी गई थी, जिसमें BI से बिहार हो जाएगा, M से मध्य प्रदेश हो जाएगा, A से असम हो जाएगा, R से राजस्थान हो जाएगा और U से उत्तर प्रदेश हो जाएगा। तो ये सभी पिछड़ा राज्य हैं, बहुत ही पीछे थे, इसीलिए इसे बीमारू राज्य भी कहा जाता है। यहाँ से भी अक्सर सवाल पूछा जाता है कि निम्न में से कौन बीमारू राज्य है, और उसमें इन्हीं पांचों में से किसी एक का ऑप्शन रहेगा। खास करके ज़्यादातर इसमें बिहार से ही पूछा जाता है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर आदि में मानव निर्धनता सूचक में कमी आई है। वहीं बिहार, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में इसमें मामूली कमी आई है। यानी कि यहाँ पे जो मानव विकास रिपोर्ट निकाला गया था उसके अनुसार गरीबी की बात करें तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र जैसे राज्य हैं, यहाँ पे गरीबी में कमी देखने को मिली थी, कमी आई थी। लेकिन अगर बात करें हम लोग अपने बिहार की, तो बिहार में कोई खास इसमें बदलाव नहीं हुआ था, कोई खास कमी इसमें नहीं हुई थी। उसके बाद है एक और सूचकांक जिससे हम लोग आर्थिक विकास को मापते हैं, तो उसमें है उपभोक्ता व्यय। उपभोक्ता व्यय को आर्थिक विकास का सूचक मानते हुए अपने देश की पहली राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट में यह बताया गया कि विगत कुछ वर्षों में देश के ग्रामीण जनता की व्यय क्षमता में कमी आई है, जबकि शहरी क्षेत्र में इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है। जब यहाँ पे उपभोक्ता व्यय को निकाला गया मानव विकास रिपोर्ट द्वारा, तो इसमें ये पता लगाया गया कि जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं उनके जो खर्च हैं उसमें कमी आई है, जबकि शहरी लोगों के खर्च में बढ़ोतरी हुई है। तो ये भी इसमें निकाला गया था। इसके आधार पर भी हम लोग आर्थिक विकास को मापते हैं। उसके बाद है आधारिक संरचना। आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से है जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। यानी कि वे सभी चीज़ें, वे सभी तत्व जो कि देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होंगे, उसी को हम लोग आर्थिक संरचना कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बिजली हो गया, परिवहन है, संचार है, बैंकिंग है, स्कूल है, कॉलेज है, अस्पताल है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके आधार पर यहाँ पे आर्थिक विकास को हम लोग बता सकते हैं। ये सब चीज़ें जितना डेवलप होगा, चाहे वो बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग जो भी चीज़ हो, ये जितना डेवलप होगा माना जाएगा कि वो देश उतना ही डेवलप है। यानी कि इन तत्वों का जितना विकास होगा देश को उतना ही विकसित माना जाएगा। किसी भी देश के आर्थिक विकास में आधारिक संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है।
जिस देश का आधारभूत ढांचा या आधारिक संरचना जितना अधिक विकसित होता है वह देश भी उतना ही ज़्यादा विकसित होता है। यानी कि जहाँ पे ये सब चीज़ें विकसित होंगी वो देश को भी विकसित माना जाएगा। यदि इन सब चीज़ों का विकास नहीं हुआ है तो वो देश को विकसित नहीं माना जाएगा। तो यदि हम लोग अपने भारत के पक्ष में बात करें तो हम इसके आधार पर पता कर सकते हैं कि हमारा देश विकसित है अथवा नहीं। हम लोग को बस देखना है कि ये सब जो तत्व हैं, जो चीज़ें हैं, ये सब कितना डेवलप है, इसी के आधार पर हम लोग निकाल सकते हैं कि भारत विकसित है अथवा नहीं। तो यहाँ पे हम लोग कई सारी चीज़ों को देखें जिससे हम बताते हैं कि हमारा देश विकसित है अथवा नहीं, जिसमें राष्ट्रीय आय हो गया, प्रति व्यक्ति आय हो गया, फिर यहाँ पे जो मानव विकास रिपोर्ट हो गया उसके तहत, ये जो उपभोक्ता व्यय है उसके तहत, और आधारिक संरचना के तहत भी हम लोग ये बता सकते हैं कि कोई भी देश कितना डेवलप है, वो डेवलप है भी अथवा नहीं है। अब हम लोग बिहार के विकास की स्थिति के बारे में पढ़ेंगे कि बिहार में विकास की स्थिति कैसी है। सबसे पहले अगर बिहार के इतिहास की बात करें हम लोग, तो बिहार का इतिहास काफ़ी गौरवशाली रहा है। यानी कि अगर प्राचीन काल से हम लोग इतिहास देखें तो ये बहुत ही गौरवशाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं घटी है यहाँ पे। भारत के जो इतना बड़ा इस देश है, इसमें इसको बनाने में बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यह वही बिहार है जहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और यहीं पे महावीर ने शांति का संदेश भी दिए थे। तो शांति के संदेश देने वाले महावीर भी यहीं जन्म लिए। जिनको ज्ञान की प्राप्ति हुई बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध को, उनको भी यहीं बिहार में ही हमारे बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक और शेरशाह सूरी जैसे सम्राट हुए, राजा हुए, जिन्होंने पूरे भारत पे लगभग जो चंद्रगुप्त अशोक है, इन्होंने भारत के अलावे भी देश में अपना दुनिया भर में नाम कमाया और एक महान सम्राट के रूप में उभरे। उसके बाद सिख धर्म के जो 10वें गुरु हैं, गुरु गोविंद सिंह जी, उनका जन्म भी हमारे इसी बिहार में हुआ। बाबू वीर कुंवर सिंह जो 1857 के क्रांति में अंग्रेज़ों से लड़ाई किए थे, इनका जन्म भी यहीं पे हुआ था। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनका जन्म भी इसी बिहार में हुआ था। तो इस तरह से अगर हम देखें तो हमारे बिहार के जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवशाली है। यहीं पे जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण हैं, उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, वो यहीं से शुरुआत किए थे। महात्मा गांधी ने भी चंपारण आंदोलन की शुरुआत इसी बिहार के मिट्टी से किए थे, जो आगे चल के फिर असहयोग आंदोलन करेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन करेंगे। तो गांधी जी भी अपने आंदोलनों की शुरुआत भी हमारे बिहार से ही किए थे। इसके अलावा जो लोक गीतकार हैं भिखारी ठाकुर, उनका जन्म भी इसी बिहार के मिट्टी में हुआ था। तो इस तरह से हम देखें तो बिहार का जो इतिहास है वो बहुत ही गौरवपूर्ण रहा है, बहुत ही एक महत्वपूर्ण इतिहास बिहार का रहा है। लेकिन यही बिहार आज कई तरह की समस्याओं का शिकार है। अगर आज की बात करें तो ये बिहार वो नहीं है जो पहले हुआ करता था। आज हमारा बिहार कई तरह की समस्याओं का शिकार हुआ है, कई तरह समस्याओं से ये घिरा हुआ है। यहाँ पे गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अशांति का माहौल बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे साधनों के मामले में हम धनी होते हुए भी दयनीय स्थिति में है। बिहार की स्थिति दयनीय है। आज बिहार को अति पिछड़े राज्यों में गिना जाता है। जो बिहार कभी पूरे भारत को रिप्रेजेंट करता था, जहाँ से पूरे भारत पे शासन व्यवस्था को चलाया जाता था, आज वही बिहार कई तरह के समस्याओं से घिरा हुआ है और आज इसी बिहार को एक पिछड़े राज्य में गिना जाता है, जो कि कभी पूरे भारत में सर्वशक्तिशाली हुआ करता था। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि आखिर बिहार के पिछड़ेपन के कारण क्या है। जो इतना अच्छा इतिहास रहा है, ये इतिहास के जगह पे ये जो पिछड़ापन आया, इसके कारण क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग कारण में पढ़ेंगे जनसंख्या वृद्धि। बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है और इसके चलते क्या हो रहा है कि विकास के लिए जो साधन हैं वो सब कम होते जा रहे हैं और यहाँ पे अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में ही चला जाता है। जो भी यहाँ पे संसाधन है, तो जनसंख्या इतनी ज़्यादा हो गई है कि उनको कंट्रोल कर, उनकी भरण पोषण करने में ही ये संसाधन खत्म हो जाते हैं और आगे हम लोग इस विकास
नहीं कर पाते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल से समझे, एक परिवार के विकास के लिए, तो मान लीजिए एक परिवार में 5 लोग हैं और एक परिवार में 3 लोग हैं। तो 3 लोग में अगर 1 लोग भी कमाएगा तो सिर्फ 2 लोग को खर्च चलाना है और वो अच्छे तरह से एक व्यवस्थित तरीके से अपना जीवन जी सकता है। वहीं पे एक 5 परिवार वाला व्यक्ति है, वो भी उतना ही पैसा कमा रहा है, तो उसको अपना घर परिवार चलाना मुश्किल हो जाएगा, वो ज़्यादा डेवलप नहीं कर पाएगा। तो उसी तरह से हमारे बिहार में भी जनसंख्या एक कारण बनता है, जिसके कारण हम लोग आगे विकास की ओर नहीं बढ़ पा रहे हैं। इसमें जनसंख्या एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उसके बाद यहाँ पे आधारिक संरचना का अभाव है। अभी हम लोग पढ़े हैं कि किसी भी देश के विकास को अगर देखना है तो वहाँ के आधारिक संरचना को देखेंगे कि वो कैसा है। जैसा वहाँ का आधारिक संरचना होगा उसी के आधार पर बताया जाएगा कि वह देश अथवा राज्य विकसित है या नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो बिहार में आधारिक संरचना बहुत ही पीछे है, इसका अभाव है। किसी भी देश में किसी भी देश या राज्य के लिए जो उसको विकास करना है उसके लिए आधारिक संरचना का होना बहुत ही ज़रूरी होता है, लेकिन बिहार इस मामले में पीछे है। बिहार में अभी भी सड़क, बिजली, सिंचाई, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे सुविधाओं का अभाव देखने को मिलता है। इन सब चीज़ों का अभाव है। इसी वजह से बिहार में पिछड़ेपन की स्थिति भी बनी हुई है। अगर इन सब चीज़ों में डेवलपमेंट किया जाए तो बिहार का डेवलपमेंट हो सकता है। उसके बाद है कृषि पर निर्भरता। आज हम लोग देखें तो आज के समय में भी बिहार की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी तरह से कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ के अधिकांश जनता जो है आज भी कृषि पर ही निर्भर हैं। उनका मुख्य पेशा जो है वो कृषि है, उसी से वो अपना जीवन चलाते हैं। लेकिन यहाँ के कृषि के भी हालात ठीक नहीं हैं। जब यहाँ की अर्थव्यवस्था कृषि पे टिकी हुई है तो कम से कम कृषि के हालात अच्छे होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे कृषि के भी हालात अच्छे नहीं हैं। यहाँ की कृषि भी काफ़ी पिछड़ी हुई है। आज भी पुराने तरीके से ही यहाँ पे खेती किया जाता है, वैज्ञानिक तरीके से खेती के अभी कमी बिहार में है। उसके बाद इन सब कमियों के कारण यहाँ पे अच्छी उपज नहीं हो पाती है और इसके कारण भी बिहार पीछे है, क्योंकि यहाँ पे पूरी अर्थव्यवस्था इसी पे टिकी हुई है और ये जो कृषि है वो ही पिछड़ा हुआ है। उसके बाद यहाँ पे है कि आखिर कृषि इतना पीछे क्यों है, तो इसका कुछ कारण है, जैसे कि बाढ़ और सुखाड़। अगर हम लोग बिहार को देखें तो बिहार को हम बांटें उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार में, तो उत्तरी बिहार में हमेशा बाढ़ आते रहता है। उत्तरी बिहार हमेशा बाढ़ से ग्रसित रहता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि 2008 में नेपाल से जो पानी आया था उसके कारण से कोसी नदी में बाढ़ आ गया था। कोसी नदी में बाढ़ देखने को मिला था और इससे यहाँ पे जो जान माल है उसकी काफ़ी क्षति हुई थी। उसके बाद 2009 में भी नेपाल से आए हुए पानी के कारण बागमती नदी में बाढ़ देखने को मिला था और यहाँ के जो इलाका था जैसे कि सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी, इन सभी जगहों की जो फसलें हैं वो बर्बाद हो गई थी। तो इस तरह से यहाँ पे कृषि पर निर्भरता भी बिहार के पिछड़ेपन का कारण है। इसके अलावा यहाँ पे जो बाढ़ और सुखाड़ आते रहता है, तो बाढ़ भी एक कारण है हमारे बिहार के पिछड़ेपन का। वहीं अगर बात करें हम लोग दक्षिण बिहार में, तो दक्षिण बिहार में देखेंगे कि यहाँ पे हमेशा सूखे की मार झेलना पड़ता है। यानी कि अगर देखें उत्तर और दक्षिण बिहार में, तो उत्तर बिहार ऐसा है जहाँ पे हमेशा बाढ़ आते रहता है और बाढ़ के कारण वहाँ पे क्षति होते रहती है, अच्छी फसल नहीं हो पाती है, लोगों को जान माल की हानि पहुँचता है, उसकी इन सब कष्टों को सहना पड़ता है। वहीं हम लोग दक्षिण बिहार की बात करें तो दक्षिण बिहार में सुखाड़ हो जाता है। एक तरफ बाढ़ है और दूसरी तरफ सुखाड़ है। यहाँ पे सुखाड़ की स्थिति झेलनी पड़ती है और इन सुखाड़ के कारण यहाँ पे भूखमरी और अकाल जैसी स्थिति भी बनी रहती है। तो इससे यहाँ पे जो यहाँ के किसान और आम जनता है उनको अकाल और भूखमरी जैसी स्थितियों का सामना भी करना पड़ता है। तो ये भी बिहार के पिछड़ेपन का एक कारण है। उसके बाद है यहाँ पे औद्योगिक पिछड़ापन। बिहार में औद्योगिक विकास का भी अभाव है। किसी तरह के यहाँ पे औद्योगिक विकास अभी उतना नहीं हो पाया है जितना कि बाकी राज्यों में है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग तथा प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थाएं झारखंड चले गए हैं। जब हमारे राज्य का बंटवारा हुआ 15 नवंबर 2000 में, तो इसमें क्या हुआ कि जो भी खनिज वगैरह थे, बड़े उद्योग थे, वे सभी झारखंड के हिस्से में चला गया और तब से हमारा बिहार इस मामले में लगभग
नगण्य ही हो गया है, यानी कि ये सब चीज़ न के बराबर हमारे यहाँ है। न तो खनिज है, न उद्योग है, तो इन सब चीज़ों की यहाँ पे कमी है। इसके कारण लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता है, बेरोजगार हैं, और इन कारणों से भी हमारा बिहार पीछे है, क्योंकि इन कारणों से हमारा जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी कम हो गया है, और प्रति व्यक्ति आय कम होने से भी हम लोग यहाँ पे पीछे रह गए हैं। उसके बाद है यहाँ पे गरीबी। बिहार में गरीबी का भार काफ़ी अधिक है। अगर देखा जाए तो बिहार में गरीबी भी तो भर के ही है। राज्य का प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत आय के आधे से भी कम है। जो यहाँ पे राज्य का प्रति व्यक्ति आय है वो हमारे देश का जो राष्ट्रीय औसत आय है उससे भी कम है। हम लोग पीछे देखे थे कि हम लोग का जो राष्ट्रीय औसत आय है लगभग 28,000 आया था, जबकि बिहार का देखे थे तो बिहार में मात्र 5700 ही था, यानी कि जो देश की राष्ट्रीय आय है उससे भी कम हमारे राज्य का प्रति व्यक्ति आय है। तो इस कारण से भी बिहार में पिछड़ेपन है, ये पिछड़ेपन का एक कारण है। बिहार में निर्धनता का दुष्चक्र है, यानी कि हम लोग प्रोफेसर रेगनेनर्स की बात करें तो उन्होंने गरीबी के दुष्चक्र की धारणा की एक सिद्धांत दिए थे। उस सिद्धांत में वो बताए थे कैसे एक गरीब दिन प्रतिदिन और गरीब होते चला जाता है, और वो सिद्धांत हमारे बिहार पे सटीक बैठता है। यहाँ पे गरीबी दुष्चक्र देखने को मिलता है, और इसके कारण से भी हमारा बिहार पिछड़ा हुआ है। उसके बाद है खराब विधि व्यवस्था। यहाँ के जो विधि व्यवस्था है उसकी भी हालात अच्छे नहीं थे। किसी भी देश या राज्य के लिए शांति तथा सुव्यवस्था जरूरी होती है, लेकिन बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी, जिसके कारण नागरिक शांतिपूर्ण उद्योग नहीं चला पा रहे थे। यानी कि यहाँ पे कोई व्यक्ति उद्योग लगाने भी आता था तो यहाँ के कानून व्यवस्था इतना कमज़ोर था कि वे लोग सही तरीके से यहाँ पे अपना उद्योग नहीं लगा पाते थे और वे वापस लौट जाते थे। और इन सभी कारणों से भी यहाँ पे बिहार पीछे रह गया है। बिहार के पिछड़ेपन में ये भी एक कारण बनता है। उसके बाद यहाँ पे एक और कारण है कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार की प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिसमें पारदर्शिता का अभाव है, और इसके कारण हमारे यहाँ आए दिन देखते हैं कि भ्रष्टाचार के अनेकों मामले सामने आते रहते हैं, जो बिहार के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है। यानी कि अगर बात करें हम लोग यहाँ पे बिहार में तो भ्रष्टाचार भी इतना है जिसके कारण से यहाँ पे विकास नहीं हो पा रहा है। हमेशा कुछ न कुछ किसी न किसी चीज़ का यहाँ पे घोटाले होते रहता है, कभी पेपर लीक हो जाता है। तो इस तरह की कई सारी घटनाएं हम लोग देखते रहते हैं, जिससे कि यहाँ पे जो व्यवस्था है वो सही तरह से यहाँ पे प्रशासन व्यवस्था काम नहीं कर रही है, और इन कारणों से भी हमारा बिहार जो है वो पीछे रह गया है। ये भी हमारे पिछड़ेपन का एक कारण है। तो ये सब कुछ कारण है जिसके कारण हमारा बिहार पीछे रह गया है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देंगे। अगले वीडियो में हम लोग बिहार के पिछड़ेपन से निकलने के उपायों के बारे में पढ़ेंगे कि ये जो बिहार पिछड़ापन में रह गया है, जो पीछे रह गया है, इसको हम लोग आगे कैसे बढ़ाएं, इस पिछड़ेपन से कैसे मुक्ति पाएं, उसके क्या क्या उपाय हैं, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और अगला वीडियो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा, उसके बाद ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।